नमस्ते दोस्तों। अब मैं आपको न्यूक्लियस या केंद्र के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ कि केंद्र की क्या स्थिति होती है कोशिका के अंदर। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1831 में की थी। यदि हम इसकी व्यास की बात करें तो इसका व्यास 0.5 माइक्रोन से 1 mm तक होता है। और यदि हम इसके टाइप्स की बात करें, इसके प्रकारों की बात करें, तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है यूनिन्यूक्लिएटेड, बी है बाई न्यूक्लिएटेड, सी है मल्टी न्यूक्लिएटेड और डी है एन्यून्यूक्लिएटेड। ठीक है दोस्तों, ये तो इसके टाइप्स के बारे में हो गए, जिसकी जानकारी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले हम केंद्र की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि केंद्र की संरचना क्या होती है, कोशिका के अंदर इसकी क्या स्थिति होती है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रक में होता क्या है दोस्तों, जो केंद्र के साथ जो ये जो संरचना लगी हुई है, इसको हम अंतःपृथ्वी जालिका कहते हैं। और ये जो धागेनुमा संरचना होती है उसे हम क्रोमेटिन जाल कहते हैं। और ये जो गहरी संरचना आपको दिख रही है केंद्र के अंदर, इसे हम हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन को हम कहते हैं। और ये होते हैं यूक्रोमेटिन, जो इस प्रकार जो संरचना पाई जाती है। और ये है केंद्रिका, जो केंद्र के अंदर भी एक सूक्ष्म संरचना पाई जाती है, जिसको हम केंद्रिका कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो हेट्रोक्रोमेटिन जो क्षेत्र होते हैं, ये आनुवंशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। कहने का मतलब ये किसी भी गुणों को ग्रहण करने के लिए, किसी भी आनुवंशिक गुणों को ग्रहण करने के लिए निष्क्रिय होते हैं। जबकि जो यूक्रोमेटिन जो क्षेत्र होते हैं वो आनुवंशिक रूप से सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये अनुवांशिक गुणों का वहन करते हैं। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो क्षेत्र होते हैं, जो गुणसूत्र में बहुत गहरे क्षेत्र होते हैं, ये अनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये छोटे छोटे आपको बिंदु दिख रहे हैं, इनको हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, मैं लिखना भूल गया था, तो इनको हम राइबोसोम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम। ठीक है, ये मैंने इसमें लिख दिया। अब देखिए दोस्तों, यदि हम इसकी टाइप की बात करें, तो मैंने अभी इनकी टाइप के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब ये है, केंद्रक जो होता है कोशिका का मुख्य बिंदु होता है, जो इसकी जैविक क्रिया और इसकी उपापचय क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। यदि केंद्रक नहीं होगा तो कोशिका भी विभाजन नहीं करेगी। कहने का मतलब ये है, कोशिका जो विभाजन होता है वो केंद्रक पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके प्रकार की बात करें तो फर्स्ट लेते हैं अपन यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड जो केंद्रक होते हैं वो एरेक्ट पेशी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कि जो यूनिन्यूक्लिएटेड है वो एक ही केंद्रक होता है, जो एरेक्ट पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है, केवल एक ही केंद्रक इसमें पाया जाएगा। सेकंड देखो बाई न्यूक्लिएटेड वो केंद्रक होते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, जो दो पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम में दो पाए जाते हैं। जैसे बाई का अर्थ डबल न्यूक्लिएटेड, यानी कि दो केंद्रक इसमें पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, पैरामीशियम में। ठीक है, जो क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सी है मल्टी न्यूक्लिएटेड वो केंद्र मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जो रेखित पेशी कोशिका में पाए जाते हैं, जो 2 या 2 से अधिक होते हैं। मल्टी करता है अधिक, 2 या 2 से अधिक किसमें पाए जाते हैं, ये रेखित पेशी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। डी है एनिन्यूक्लिएटेड वो केंद्रक होते हैं जो केंद्रक पाए नहीं जाते, वह स्थान जहाँ केंद्रक पाए नहीं जाते। जैसे मानव की परिपक्व आरबीसी में इसमें केंद्र नहीं पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक में यानी कि जीवाणु में भी केंद्रक नहीं पाए जाते, इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब एक मानव में वैसे आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, जब प्रारंभ में जब आरबीसी का निर्माण होता है तब उसमें क्या केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें केंद्रक विलुप्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट अवस्था। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों, रेटिकुलोसाइट अवस्था। ठीक है दोस्तों, रेटिकुलोसाइट अवस्था। तो ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जो केंद्रक होता है जो विलुप्त हो जाता है। किसके अंदर, मानव की परिपक्व आरबीसी में। प्रारंभ में जब आरबीसी बनती है तब यह है कि इसमें केंद्रक पाया जाता है, लेकिन एक अवस्था आती है रेटिकुलोसाइट अवस्था, उसमें यह विलुप्त हो जाती है। कहने मतलब यह एकदम खत्म हो जाती है, और प्रोकैरियोट्स में तो अनुपस्थित होती है, तभी तो इनका नाम प्रोकैरियोट्स रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो केंद्रक होता है मुख्य रूप से
अधिक बड़ा उनमें पाया जाता है जब प्रोटीन संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण अधिक मात्रा में कहाँ होता है? न्यूरॉन्स में। किसमें? जैसे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए जरा। न्यूरॉन्स में होता है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। इसमें न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स जो होते हैं, जो जिसे हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका। इनमें तंत्रिका कोशिका, ठीक है दोस्तों, 1 मिनट रुकिए। तंत्रिका कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण अधिक मात्रा में होता है, इसलिए वहां पर जो केंद्रक होता है जो बड़े आकार का होता है, ठीक है दोस्तों, इसमें न्यूरॉन्स में। अब देखिए, और जिन कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण कम मात्रा में होता है, ठीक है, उनमें यह बहुत छोटा पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण किसमें कम पाया जाता है? एक तो होता है शुक्राणु कोशिका, इसमें दोस्तों शुक्राणु कोशिका में, ठीक है, शुक्राणु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कम मात्रा में होता है, इसलिए यहाँ पर जो केंद्रक होता है वो भी काफी छोटा होता है, ठीक है, शुक्राणु कोशिका। और एक होता है oocyte या अंडाणु कोशिका, oocyte बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें भी प्रोटीन संश्लेषण बहुत कम होता है। तो सीधी सी बात है, प्रोटीन संश्लेषण कम होगा तो ठीक है, इसका केंद्र का आकार भी बहुत छोटा होगा, ठीक है दोस्तों। अब केंद्र के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई। कभी इसकी किसी खोज किसने की, इसका व्यास, इसके प्रकार, इसकी संरचना और क्या क्या इनकी स्थितियां होती हैं, ठीक है। तो तो मैंने जो चीज़ें बताई उनका विशेष ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। धन्यवाद। चैनल पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।